अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान और इसराइल की जंग का तबल बज गया है। एक बार फिर इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया है। इसराइल जिसने जून के महीने में 12 दिन तक इसराइल ईरान के साथ लड़ाई की थी, जंग की थी, लेकिन जो मकासद अमेरिका और इसराइल हासिल करना चाहते थे, अब अमेरिकी अखबार ये दावा कर रहा है कि वो मकासद दोनों अमेरिका और इसराइल हासिल नहीं कर सके थे। अब वॉशिंगटन और तल अवीव में ये सोच पाई जाती है कि ईरान पर दोबारा हमला किया जाए, लेकिन दोस्तों इतने माह गुजरने के बाद ईरान ने अपनी जो जंगी सलाहियत है उसमें इजाफा कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान के पास इतनी सलाहियत आ गई है कि वो एक दिन में 2000 मिसाइल इसराइल पर फायर कर सकता है। 12 दिन की जो लड़ाई ईरान की और इसराइल की हुई थी उसमें ईरान ने 12 दिनों में 500 मिसाइल इसराइल पर फायर किए थे, 1100 ड्रोन इसराइल पर फायर किए थे। उस लड़ाई में जो इसराइल था बजाय नजर आ रहा था बैकफुट पे था। जो आयरन डोम दिफाई निजाम था इसराइल का, ईरान के हाथों, ईरान के मिसाइल के हाथों वो नाकाम नजर आता था। लेकिन अब जो इसराइल है उसके अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो ईरान है वो तेजी से न्यूक्लियर हथियार भी हासिल कर रहा है और जो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें भी वो इजाफा कर रहा है। जून के महीने में 12 दिन की लड़ाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने ऐलान किया था कि उन्होंने ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है उसके बाद कुल्ली तौर पे ईरान की जो एटमी सलाहियत है उसको तबाह कर दिया गया है। उसके बाद जो मगरबी मीडिया में खबरें आई थी, बाकायदा सीएनएन ने रिपोर्ट किया था, दीगर अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स ने रिपोर्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि जो ईरान है उसने हमले से पहले अपनी जो न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम था उसको दीगर मकामात पर यानी दूसरे मकामात पर मुंतकिल कर दिया था और ईरान एटमी सलाहियत अब भी रखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने जोश ने हमला किया था और बाकायदा बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, जो 3 साइट्स थी ईरान की वहां पर, तो डोनाल्ड ट्रंप बज़िद था कि जो ईरान है अब वो एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। अब दावा ये किया जा रहा है जो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, यूरेनियम मौजूद है, उससे वो 11 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, बनाने की सलाहियत रखता है और चंद दिनों में वो वहां तक पहुंच सकता है। जो ईरान के मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हो रहे थे न्यूक्लियर डील के हवाले से, क्योंकि 2015 में जो डील की गई थी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। जून के महीने में इन मुज़ाकरात को इसराइल ने नाकाम बना दिया था। जब अगला दौर होने वाला था उससे कबल ही, 2 दिन कबल ही, जो इसराइल था उसने ईरान पर हमला कर दिया था और 12 दिन की लड़ाई के बाद दोबारा जब अमेरिका ने ईरान से कहा कि आप मुज़ाकरात के लिए आइए, बात कीजिए, तो ईरान ने उससे इनकार कर दिया था। साथ साथ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसके साथ मामलात भी ईरान के मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट बाकायदा एक करारदाद मंजूर कर चुकी है जिसके तहत वो IAEA को मगरिब का और खास तौर पे अमेरिका और इसराइल का आलेकार कह चुकी है। वो ये कह चुकी है कि जो IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान में आते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज का दौरा करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वो वहां की मालूमात इसराइल और अमेरिका को पहुंचाते हैं। लिहाजा वो यानी ईरान IAEA के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है ईरान के अंदर भी दो सोच पाई जाती हैं। एक सोच है कि हमें मईशत पर फोकस करना चाहिए, जो हमारे माशी हालात हैं उनको बेहतर करना चाहिए। दूसरी सोच जो कि अक्सरियत में है वो ये राय रखती है कि जो इसराइल है वो कुल्ली तौर पे ईरान को खत्म करना चाहता है। वो ये चाहता है कि जो ईरान का वजूद है उसको खत्म कर दिया जाए। और आपको अगर याद हो, 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान के अंदर जो ईरान की रिजीम है, जो आयतुल्लाह खामनाई की रिजीम है, उसको तब्दील करने के हवाले से, उसका तख्ता उलटने के हवाले से खबरें आती रही थी। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करता रहा था कि वो आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बना सकता है, लेकिन वो उन्हें निशाना नहीं बना रहा है। तो ईरान ने गुज़िश्ता जून के बाद से जो माह गुजरे हैं उनमें अपनी सलाहियतों में इजाफा किया है, अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें इजाफा किया है, अपने न्यूक्लियर हथियारों में इजाफा किया है। और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है जितना नुकसान 12 दिन की लड़ाई में इसराइल को पहुंचाया गया था, अब की बार अगर इसराइल हमला करता है तो उससे ज्यादा नुकसान इसराइल को भुगतना पड़ेगा। वो जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी उसमें इसराइल के अंदर 32 अमवात हुई थी
और तकरीबन 13,000 के करीब जो इसराइली शहरी थे वो बेघर हो गए थे, वो डिस्प्लेस हो गए थे। तकरीबन 3,000 के करीब इसराइली जो शहरी थे वो जख्मी हुए थे। 2,305 के करीब जो घर थे वो तबाह हुए थे। 240 बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा था इसराइल के अंदर, जो ईरान ने जवाबी वार किया था। इसका इजहार जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो नेटो की मीटिंग में भी कर चुके थे कि इसराइल के अंदर इतनी तबाही थी कि अमेरिका को आना पड़ा था इसराइल को बचाने के लिए, जो ईरान तबाही मचा रहा था तल अवीव में और इसराइल के दीगर शहरों में। अब की बार बजाय नजर आ रहा है जो अमेरिका है वो अगर इस जंग में आता है तो कैलकुलेटेड आएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो जो 12 दिन की लड़ाई थी उसके अंदर भी बार बार इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिका को मदाखलत करने के लिए उकसा रहा था, कह रहा था कि अमेरिका को उसको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि जो इसराइली वजीर आजम है उसने जो ईरान पे हमला किया है वो बगैर किसी वजह के किया है। इसीलिए हमने देखा एट द एंड जब ये जंग खत्म करवानी थी तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उसमें कूदा और बंकर बस्टर जो जेट्स थे, बॉम्ब्स थे, उनका इस्तेमाल किया गया था। एक और जो बड़ी खबर है वो तुर्की से आ रही है, क्योंकि जो गजा के अंदर अमन मुआहिदा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया था, उसमें सबसे अहम जो नुक्ता था वो आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स थी जिसको गजा में तैनात करना था। अब जहां तुर्क फौजियों की तैनाती के हवाले से इसराइल का एहतजाज था, बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइली वजीर आजम है बाकायदा वो ये कह चुका था कि जो तुर्क फोर्सेज है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो गजा में आए। लेकिन अब खबर ये है कि जो तुर्क आर्मी है बाकायदा उसने 2,000 जो फौजी हैं वो तैयार कर लिए हैं और वो गजा जा सकते हैं। बाकायदा तुर्क ब्रिगेड जो है उसमें 1,000 जो फौजी हैं उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर भी कर दिया है कि हम गजा में जाएंगे और गजा में जो स्टेबलाइजेशन है उसको हम कायम करेंगे। अब जो तुर्क फौजी हैं उसकी गजा में मौजूदगी के हवाले से जो इसराइल था वो ये समझता था कि जो तुर्की है वो नेटो का अलाई है। तकरीबन 3.5 लाख फौजी जो अमेरिका के बाद नेटो में हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तुर्क फौजी हैं। यानी वो वहां पे जो नेटो की फौज है उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लिहाजा इसराइल ये समझता है कि अगर वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में तुर्की का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है और वहां पर तुर्की की फौजियों को नुकसान पहुंचता है तो फिर नेटो को एक्टिव होना पड़ सकता है। यानी नेटो ममालिक जो है 32 ममालिक वो एक्टिवली तुर्की का दिफा करने आ जाएंगे। इसीलिए नेतन्याहू इसराइली वजीर आजम अपोज कर रहा है, मुखालफत कर रहा है कि तुर्क जो फौजी हैं वो आईएसएफ का हिस्सा ना बने। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं। बाकायदा तुर्की के सदर गजा के हवाले से आवाज उठाते रहे हैं। जो फलस्तीन की मजहमती तंजीमें हैं उनके जो हेडक्वार्टर है वो बाकायदा तुर्किया में मौजूद है, वहां से वो ऑपरेट करते रहे हैं। लिहाजा बजाहिर ये नजर आ रहा है जो इसराइल एक नया गेम खेलने की कोशिश कर रहा है ईरान के हवाले से। फिर साथ साथ गजा में जब अमन मुआहिदे के हवाले से बातचीत हो रही है कि अमन आ गया है, लेकिन ये अमन सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया तक है। जो जमीनी हकाइक है वो ये बताते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे इसराइल के जो मजालिम है गजा के अंदर वो अब भी जारी हैं, बमबारी भी जारी है, हलाकतें भी जारी हैं और निहत्ते जो फलस्तीनी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो देखना है अगर इसराइल दोबारा ईरान पे हमला करता है तो फिर अब की बार जो जवाब होगा वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।